रात हो गई। शुमई कमरे के कोने में दुबक कर बैठी है। बेटा देगोई कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर उसके करीब बैठ गया। वो कोने में और दुबक गई, मगर जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, शुमई चिल्लाते हुए कमरे के सामान तोड़ फोड़ करने लगी। देगोई के वहां से भागते ही शुमई ने झट से दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अब यहाँ देगोई की शादी का जश्न मनाया जा रहा है और इस शोर शराबा के बीच शुमई को कमरे में हाथ पैर बांध मुंह में कपड़ा ठूस कर बांध रखा है। बस कुछ बच्चे खिड़की से उसे ताक झांक कर रहे हैं। मूवी स्ट्राइप के पिटारे से आज आपके लिए है एक बहुत ही दर्दनाक चाइनीज लड़की की कहानी, जिसे बस बच्चा पैदा करने के लिए बेच दिया जाता है। 2007 की चाइनीज मूवी ब्लाइंड माउंटेन, डायरेक्टर यांग ली, IMDb 7.5। दोस्तों, अगर आपको कहानियां सुनना अच्छी लगती है, आप इंजॉय करते हैं, तो प्लीज ढेर सारा लाइक, शेयर, कमेंट पक्के से करें, ताकि आपके जैसे और भी लोग हमारी इस फैमिली में जुड़ सके और हमारी फैमिली और बड़ी हो सके। तो चलिए इसी के साथ मैं कहानी शुरू करती हूँ। कहानी चीन के 1990 के दशक में शुरू होती है। शुमई कुछ लोगों के साथ बस में सवार है। उससे कहा गया है कि वो लोग उसे काम देंगे और पगार भी बहुत अच्छी होगी। बस से उतरकर वो लोग एक होटल में दाखिल हुए। कमरे में शुमई के साथ एक और लड़की है। उसी ने ये नौकरी दिलाई है। उसने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया कि इतने बुरे वक्त पे उसकी मदद करने के लिए। मेरे माँ बाबा ने कर्ज लेकर मुझे पढ़ाया लिखाया है और मेरा भाई अभी छोटा है, तो घर की बड़ी होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके कर्ज चुकाऊं और भाई के स्कूल के खर्चे में मदद करूं। पढ़ाई खत्म हुए मुझे 1 महीना हो गया है। कितनी कोशिशों के बावजूद मुझे कहीं एक ढंग की नौकरी नहीं मिली। ऊपर वाले का शुक्र है कि इतने बुरे दौर पर मुझे तुम जैसी सहेली मिली, जिसने ये नौकरी दिलाकर मेरी हर मुश्किल हल कर दी। अब तुम देखना मैं कितना मन लगाकर काम करती हूँ। वो लड़की बोली, अरे अब तो मुझे बार बार शुक्रिया कहकर शर्मिंदा मत करो, ये तो मेरा फर्ज था। कुछ देर बाद उनका मैनेजर उनके काम के बारे में बताता है। हमें एक गांव जाकर वहाँ के लोगों से अच्छी तरह पेश आना होगा, ताकि वो हमें उनके पहाड़ी जंगलों में पाए जाने वाले दुर्लभ जड़ी बूटियां बेचने को तैयार हो जाए, जिन्हें फिर शहर में बेचकर हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। शुमई ने बड़े जोश में कहा, आप चिंता न करें सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैनेजर ने कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें काफी मजबूत बनना होगा। शुमई इस काम को करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो सोचती है इससे उसकी सारी मुश्किलें किनारे लग जाएगी, बाबा पे बोझ कम हो जाएगा और घर के हालात सुधर जाएंगे। अब वहाँ से निकलकर वो शहर से कहीं दूर जा रहे हैं। बस से उतरकर एक टेम्पो में उनका सफर जारी है। इतने में शुमई को प्यास लगी। मैनेजर ने उसे पानी का बॉटल थमाया। पानी पीकर जब उसने वो बॉटल दूसरी लड़की की तरफ बढ़ाया, उसने ना में सर हिलाया, कहा मुझे प्यास नहीं लगी। लंबे सफर और शायद थकान की वजह से शुमई को आंख लग गई। जब आंख खुली तो वो गांव पहुंच चुके थे। ये गांव किसी दूसरे गांव की तरह ही आम है। लोग शहर से आए उन्हें देखने के लिए भीड़ बनाकर खड़े हैं। मैनेजर ने थोड़ा अलग जाकर किसी से बात पक्की की और वापस आकर शुमई से बोला, बात लगता है बन गई है, हम पास ही में जाकर जड़ी बूटियां देखकर आते हैं, तब तक तुम थोड़ी देर यहाँ बैठकर हमारे सामान का ध्यान रखो। अब शुमई वहाँ बैठे उनका इंतजार करने लगी। अचानक उसकी नींद एक कमरे में बिस्तर पर खुली। वो एक झटके में उठकर बैठ गई। मैं यहाँ कैसे पहुंची? सबसे पहले उसने अपने कपड़े देखे। हाँ, सब सही तो है। फिर वो बाहर जाकर कुछ काम कर रहे लोगों से जाकर बोली, सुनिए मेरे मैनेजर कहाँ गए? अभी तक नहीं आए। बाहर उसी घर के बाप बेटे फसल की कुटाई कर रहे हैं। किस मैनेजर की बात कर रही हो? शुमई बोली, अरे वही जो जड़ी बूटियां खरीदने आए थे मेरे साथ अपनी दवाई कंपनी के लिए। रुकिए, मैं उनका कार्ड दिखाती हूँ। कहकर जब उसने अपने बैग में हाथ डाला तो उसका बटवा गायब है। क्या किसी ने मेरा बटवा देखा है? वो बोली। तभी उस घर की माँ बोली, यकीन करो हमने तुम्हारे बस्ते को हाथ भी नहीं लगाया। ओह, तो शायद मैं ही कहीं रखकर भूल गई होंगी। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। तभी बाप आगे बढ़कर उसे रोकते हुए बोला, तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारे परिवार ने तुम्हें 70,000 रुपए में बेचा है हमें। शुमई हंसते हुए बोली, देखिए कोई गलतफहमी हुई है आपको। वो लोग मेरे परिवार वाले नहीं है, मैं तो उनके लिए काम करती हूँ। मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा। घर के मर्द नाराज होकर बोले, कहा ना तुम कहीं नहीं जा सकती। अब माँ ने कहा, देखो बेटी, तुम्हें हमने हमारे बेटे देगुई की बीवी के तौर पर खरीदा है। अब की बार शुमई ने गुस्सा होकर कहा, क्या बकवास लगा रखा है आप लोगों ने? अजीब जबरदस्ती है। कहा तो मैंने कि आप लोगों को गलतफहमी हुई है। आप मुझे जो समझ रहे हैं, मैं वो लड़की नहीं हूँ। बाप बोला, हम कैसे तुम्हारा यकीन कर ले? तुम झूठ भी तो बोल सकती हो। हमने तुम्हें खरीदा है और अब तुम मेरे बेटे देगुई की बीवी हो। बात खत्म। शुमई को समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है।
तब माँ ने एक बार फिर समझाते हुए कहा, देखो बेटी, एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करनी ही है, तो मेरे बेटे देगोई से ही शादी कर लो। हम तुम्हें बड़े प्यार से एक परिवार की तरह रखेंगे। गुस्से में जब शुमई वहां से जाने लगी, बाप बेटे ने मिलकर उसे जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया। रात हो गई। शुमई कमरे के कोने में दुबक कर बैठी है। बेटा देगोई कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर उसके करीब बैठ गया। वो कोने में और दुबक गई, मगर जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, शुमई चिल्लाते हुए कमरे के सामान तोड़ फोड़ करने लगी। देगोई के वहां से भागते ही शुमई ने झट से दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अब यहाँ देगोई की शादी का जश्न मनाया जा रहा है। गांव भर से लोग आए हैं, पटाखे फूट रहे हैं, दावत उड़ाई जा रही है, सब उसे मुबारकबाद दे रहे हैं। और इस शोर शराबा के बीच शुमई को कमरे में हाथ पैर बांध, मुंह में कपड़ा ठूस कर बांध रखा है। बस कुछ बच्चे खिड़की से उसे ताक झांक कर रहे हैं। अगली सुबह जब देगोई की पिछली रात का नशा टूटा, वो भागकर शुमई को खिड़की से देखने लगा। वो बेचारी कोने में बैठे बैठे ही सो गई है। अब वो दुकान सामान लेने आया है। उसके दोस्त उससे पिछली रात को लेकर भद्दा मजाक कर रहे हैं, सुहाग रात का पूछ रहे हैं और उसके जवाब देने से कतराने पर उसका मजाक उड़ाने लगे। अब की बार देगोई रात में खाना लेकर कमरे में गया। उसने खाना तो दूर उसकी तरफ देखा भी नहीं, पर तभी उसे एक तरकीब सूझी। वो देगोई के करीब जाकर बोली, मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो, दया करके मुझे यहाँ से जाने दो, मैं उम्र भर तुम्हारा कर्ज मानूंगी। देगोई बोला, मेरे 70,000 रुपए मुझे लौटा दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। हाँ तो ठीक है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, एक काम करते हैं, मैं बाबा को एक चिट्ठी लिखती हूँ जिसमें मैं उनसे पैसे भेजने को कहूंगी। देगोई बोला, अच्छा, ताकि वो साथ में पुलिस भी लेकर आ जाए। मैं क्या तुम्हें पागल दिखता हूँ? प्यार से नहीं हुआ तो शुमई उसे डराते हुए बोली, तुम्हें मालूम है ना, इस तरह किसी को खरीदना बेचना कानूनी जुर्म है, तुम्हें जेल भी हो सकती है। देगोई ने उसकी बात को हंसी में उड़ाकर कहा, इस गांव में सभी ऐसा करते हैं, मैं कोई पहला आदमी नहीं हूँ, कहकर कमरे से निकल गया। इतनी रात को जब वो दोस्तों के पास जुआ खेलने पहुंचा, वो उसका फिर से मजाक उड़ाने लगे। बोले, मैंने कहा था कि उस शहर की लड़की के साथ कुछ नहीं कर सकेगा, डरपोक है एक नंबर का साला। दूसरे ने कहा, उसे दबोच लो और भागने की कोशिश करे तो 2-4 थप्पड़ जड़ देना। तीसरा बोला, तुम जबरदस्ती उसके पेट में बच्चा डाल दो, फिर वो तुम्हारे काबू में होगी। दोस्तों की तरह तरह की बातें सुनकर वो वापस घर आया और अब की बार शराब की नशे में धुत वो शुमई से जबरदस्ती करने लगा। लेकिन नशे की वजह से वो अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा, तो शुमई को क्या काबू करता। उसने उसे लात घूसा मारकर वहां से भगा दिया। गुस्से में जब वो कमरे से निकला, उसके माँ बाप दरवाजे पर कान लगाए खड़े थे। बाप बोला, कहाँ जा रहा है? एक लड़की नहीं संभलती तुझसे? मर्द का बच्चा है तो अंदर जा। इधर माँ भी शुमई के पास अंदर आकर कहती है, बेटा, इस दर्द से सभी औरतों को गुजरना पड़ता है, मेरा कहा मान लो और अपना लो मेरे बेटे को। शुमई ने गुस्से में उसे कमरे से दफा हो जाने को कहा। इतने में बाप और बेटा भी अंदर आया और तीनों ने मिलकर उसके हाथ पांव कसकर पकड़ लिए। फिर देगोई ने उसके कपड़े फाड़ उससे जबरदस्ती करने लगा। बेचारी वो उन तीनों का सामना अकेले कब तक कर पाएगी? जब उसने घुटने टेक दिए और प्रतिरोध करने की ताकत नहीं बची, तो दोनों माँ बाप उन्हें कमरे में अकेला छोड़ बाहर आ गए और अपने काम पर ऐसे लग गए जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद देगोई भी बाहर आया। उसके चेहरे से जीत की खुशी, एक अहंकार झलक रहा है और दोनों बाप बेटे मिलकर सिगरेट सुलगाकर शराब पीने लगे। अगले दिन देगोई खेत में काम कर रहा है। सब आते जाते हुए उसे शादी की बधाई दे रहे हैं। उस गांव का इकलौता स्कूल मास्टर हुआंग बच्चों को पढ़ाने जा रहा है। हुआंग देगोई का चचेरा भाई है। यहाँ घर पर देगोई की माँ शुमई के लिए खाना लेकर आई है। जिद छोड़ दो बेटा, यही तुम्हारी जिंदगी है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं भी मजबूर हूँ, जब किसी दिन तुम्हारी खुद की औलाद होगी तब तुम्हें समझ आएगा। हमने इतने पैसे तुम पर खर्च किए हैं, अब तुम एक अच्छी बीवी बनकर दिखाओ। शुमई ने गुस्से में कहा, किस बीवी की बात कर रही हो? जानवर हो तुम सब के सब। इतने में देगोई भी घर आ पहुंचा और उसे मारने लगा। किसी तरह शुमई उस कमरे का दरवाजा खुला देख खुद को छुड़ाकर वहां से बाहर भाग गई। धीरे धीरे गांव के कई सारे लोग उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़े। शुमई भागकर पंचायत दफ्तर पहुंची कि शायद वहां उसकी कोई मदद कर सके। उसने सरपंच से कहा, मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे जबरदस्ती घर में बांध कर रखते हैं। सरपंच बोले, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उन्होंने तुम्हें बंदी बनाकर अपने घर पर रखा हुआ है? तुम झूठ भी तो बोल सकती हो, और इन्होंने तुम्हें इतना दहेज देकर खरीदा है, फिर भी तुम यहाँ से भागना चाहती हो। तो बोलो, कौन किसे धोखा दे रहा है? इतने में देगोई के घर वाले वहां पहुंच गए और उल्टा शुमई पे इल्जाम लगाने लगे
कि ये लड़की एक धोखेबाज है, हमारे पैसे खाकर कहती है कि हम गलत कर रहे हैं इसके साथ। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चाहे तो मेरी तलाशी ले लो। जिस पर देगोई बोला, तो फिर मेरे 70,000 रुपये कौन लौटाएगा? शुमई सरपंच के सामने गिड़गिड़ाने लगी, मुझे बचा लीजिए। तब सरपंच बोला, अच्छा तो अपनी आईडी कार्ड दिखाओ। वो बोली, आईडी कार्ड तो खो गया, ना तुम्हारे पास तुम्हारा आईडी कार्ड है, ना ही कोई सबूत है, फिर मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं? तुम एक काम करो, फिलहाल इनके साथ घर जाओ, हम इस बारे में बैठक में चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या किया जा सकता है। इतना कहकर बात को रफा दफा कर दिया गया और भीड़ अपने अपने घर चली गई। अब घर पर उसे बेड़ियों से बांध दिया गया है। शाम को खेत के काम से लौटकर देगोई उसके कमरे में एक लाल जोड़ा कपड़ा लेकर आया और बोला, मुझे भी यूं तुम्हें बांध कर भेड़ बकरी की तरह रखना अच्छा नहीं लग रहा। वादा करो अगर तुम भागने की कोशिश नहीं करोगी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। शुमई ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन घर पर कुछ लोग सरकारी काम से जानवरों पर कर वसूलने आए हैं। उन्हें देख शुमई बंद खिड़की के अंदर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। देगोई उनसे बात छुपाते हुए बोला, मेरी बीवी जरा पागल है, लोगों को देखते ही चिल्लाने लगती है। वो आदमी बोला, ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा हाथ को चलाओ, तभी ऐसे औरतें काबू में आती हैं। उनके जाते ही देगोई शुमई पे हाथ उठाता है, जैसा मैं बोलूं वैसा नहीं रही तो किसी दिन जान से हाथ धोना पड़ेगा। माँ ने आकर किसी तरह रोका। अगले दिन काम से वापस आकर देगोई पूछता है, उस लड़के ने आज कुछ किया तो नहीं माँ? माँ बोली, नहीं तो, सुबह से बड़ी शांत है, कोई आवाज भी नहीं आई उसके कमरे से। देगोई ने जाकर देखा तो शुमई ने अपने हाथों की नस काट ली है। वो जल्दी से अपने चचेरे भाई स्कूल मास्टर हुआंग को बुला लाया। इसके बाद वो अस्पताल पहुंचे। इलाज के बाद का खर्चा बड़ा लंबा चौड़ा आया है। शाम तक उसे घर लेकर आ गए। होश में आने के बाद से शुमई ने कुछ भी नहीं खाया है। माँ पड़ोस के घरों की 2 औरतों को ले आई ताकि वो उसका मन बदल पाए, जिनमें से एक मैंग की गोद में उसका बच्चा भी है। वो बोली, हमें भी तुम्हारी तरह यहाँ खरीद कर लाया गया है। शुरू में मैंने भी भागने की बहुत कोशिश की, मगर फिर अपने पति की पिटाई बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी को अपनी किस्मत समझकर यहाँ रह गई। शुमई बोली, तुम मेरे यहाँ से भागने में मदद करोगी? पास खड़ी एक और औरत बोल पड़ी, ये नामुमकिन है क्योंकि पूरा गांव एकजुट है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। फिर मैंग ने कहा, पहाड़ी के पीछे से एक रास्ता है जो यहाँ से शहर की तरफ जाता है, मगर उससे पहले तुम्हें इनके साथ घुलना मिलना होगा। ऐसा लगना चाहिए जैसे कि तुम बदल गई हो और अपनी किस्मत समझकर हालात से समझौता कर चुकी हो, और तब मौका मिलते ही भाग जाना। उसके जाने के बाद देर तक शुमई इसके बारे में सोचती रही, क्या करे कैसे करे। इतने में देगोई की माँ खाना लेकर आई तो अब की बार वो झट से खाने की कटोरी उठाकर खाने लगी। ये देख लड़की की माँ दंग रह गई। रात में उसने अपने बाल खुद ही काटकर छोटे कर लिए, जैसे कि किसी जंग पर जाना है उसे। सच्ची तो है, यहाँ उसे हर दिन लड़ना होगा, ढोंग करना होगा परिस्थिति को अपनाने का। यहाँ से निकलने के लिए शाम दाम दंड भेद सब अपनाएगी वो। उस रात उसने देगोई को रात भर अपने जिस्म को रौंदते हुए नहीं रोका और वो पड़ी हुई है एक जिंदा लाश की तरह। अगली सुबह उसने वो लाल कपड़ा भी पहना जो देगोई उसके लिए लाया था। उस दिन स्कूल मास्टर हुआंग उससे मिलने आया। वो बोला, आप तो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, इसीलिए ये कुछ किताबें मेरे पास पड़ी थी, सोचा लेते चलो। शुमई ने उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उस दिन अस्पताल का पूरा खर्चा हुआंग से उधार मांगकर चुकाया गया था। और भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, हुआंग बोला। यहाँ शुमई अब घर के कामों में हाथ बटाने लगी है। बाकी औरतों के साथ वो भी नदी में कपड़े धोने जाती, मगर हर वक्त देगोई की माँ उसके साथ होती। एक दिन उसने सबसे नजर छुपाकर मैंग से पूछा, मुझे बताओ कि भागने का रास्ता किस तरफ से है। मैंग ने सामने की ऊंची पहाड़ी दिखाते हुए कहा, उसे पार करना होगा, पर याद रहे पक्की सड़क मत लेना, छोटे रास्तों पर से होते हुए जाना, वहां पकड़े जाने का खतरा कम है। आज शुमई बहुत खुश है। तार पर धुले हुए कपड़े पसारते हुए कोई गीत भी गुनगुना रही है। तभी पड़ोस के एक बच्चे ने आकर उससे पूछा, ये कौन सा गाना है? बच्चे का नाम ली क्वांगशान है। मैं गांव के स्कूल में 4th कक्षा में पढ़ता हूँ। उसे देखकर शुमई को अपने छोटे भाई की याद आ गई। उसने ली को उसे दीदी कहकर पुकारने को कहा। अगले दिन नदी में कपड़े धोते वक्त वो देगोई की माँ से थोड़ा दूर बैठी है। उसने मैंग से कहा, मैं आज भागने वाली हूँ। मैंग ने सावधानी से जाने के अलावा उससे कहा, मेरे घर वालों को मेरी जानकारी जरूर देना ताकि वो मुझे लेने आ सके। अब मैंग को अलविदा कह शुमई पेशाब जाने के बहाने जंगल की तरफ गई। जब काफी देर हो गई शुमई को गए
देगोई की माँ उसे ढूंढने उस तरफ जाने लगी कि तभी मेंग ने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके कपड़े नदी में बहाकर उसे वापस बुला लिया। जल्द ही देगोई गांव के कुछ लड़कों के साथ उसे ढूंढने निकला। यहाँ कच्चे रास्तों को पार करके वो पक्की सड़क पर आ गई और आती जाती गाड़ियों से शहर तक जाने का लिफ्ट मांगने लगी। एक सफेद गाड़ी रुकी भी, पर शुमई के पास पैसे न होने की वजह से उसने लिफ्ट नहीं दी। इतने में देगोई ने पीछे की गाड़ी में आते हुए उसे देख लिया। उन्हें देख बेचारी शुमई सड़क पर भागने लगी, मगर ज्यादा दूर भाग न सकी। उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर वापस गांव ले आया गया। गांव पहुंचकर सबके सामने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गई और दोबारा से कमरे में बंद कर दिया गया। कुछ दिनों बाद वही छोटा बच्चा ली उसकी खिड़की पर आया है और उसे 2 उबले आलू खाने को देता है। उसे देखकर ना जाने कितने दिनों बाद शुमई मुस्कुराई होगी। हुआंग आया हुआ है, वो शुमई के लिए कुछ किताबें लेकर आया है। उसका हालचाल पूछते हुए वो बोला, इस गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पुरानी सोच रखते हैं। मैं तो पढ़ लिख कर यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन कॉलेज की परीक्षा पास नहीं कर पाया, इसीलिए अब इसी गांव के स्कूल में पढ़ाता हूँ। पगार भी कम है, जो कि समय पर नहीं मिलती। फिर उसने शुमई से पूछा, तुम उन लोगों की बातों में कैसे फंस गई? मुझ पे पढ़ाई के लिए मेरे बाबा ने ली पैसों के कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी थी। अभी अभी कॉलेज पूरा किया था, नौकरी की जल्दी थी। उन लोगों ने मुझे गांव की जड़ी बूटियां बेचकर ज्यादा पैसे कमाने का झांसा दिया और इस तरह मैं यहाँ आ पहुंची। मुझे दी गई चाय में दवाई मिलाई गई थी, जिसके बाद मुझे कुछ याद नहीं और अब यहाँ फंसी हुई हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे यहाँ से निकलने में? उसने पूछा। हुआंग बोला, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। मैं चाहता तो हूँ मदद करना, लेकिन तुम तो जानती हो देगोई मेरा भाई है। मालूम नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा इसमें तुम्हारी मदद। इतने में देगोई और उसके पिता खेत के काम से लौट आए और शुमई वहां से उठकर अंदर चली गई। उन्हें देखकर हुआंग बोला, वो कुछ किताबें देने आया था मैं, उसे पढ़ने का शौक है ना? देगोई बोला, दिन भर कोई काम नहीं करती, बस किताब खोलकर बैठ जाती है। एक दिन उन्हीं किताबों में आग लगा दूंगा मैं। इसके बाद उसने हुआंग से पैसे लौटाने के लिए कुछ और वक्त मांगा। एक दोपहर शुमई डाकियों को अपने घर से गुजरता देख उसे आवाज देकर रोकती है और कपड़ों के नीचे छुपाया हुआ एक चिट्ठी उसे थमाकर कहा, स्टैंप लगाने के पैसे नहीं है, इसे पोस्ट कर देना, मैं बाद में लौटा दूंगी। वो चिट्ठी उसने अपने बाबा को लिखी है। देगोई ने उसे दूर से देखा तो सही, पर फिर अपने काम पर लग गया। कई दिन गुजर गए, लेकिन चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं बाबा तक वो चिट्ठी पहुंची भी है या नहीं। ये सब सोच उसका दम घुटने लगता। एक बार शुमई ने मेंग से थाने में रपट लिखवाने की बात कही तो मेंग बोली, जितना तुम समझ रही हो ये सब उतना आसान नहीं है। नहीं तो क्या हम जैसी लड़कियां यहाँ से भाग ना जाती? थानेदार भी गांव वालों के खिलाफ कुछ नहीं करता, कहता है ये पारिवारिक मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तुम भी ज्यादा मत सोचो। इधर गांव की औरतें अब देगोई की मांग से तरह तरह के सवाल करने लगी है। और दादी बनने की खुशखबरी कब दे रही हो? अब तो काफी समय हो गया है उनकी शादी को। एक बार फिर हुआंग कुछ किताबों का बहाना लेकर शुमई से मिलने आया। अंदर रसोई में उसे अकेला पाकर हमदर्दी जताते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुमई बोली, मुझे यहाँ से निकालने में मदद करो। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, मगर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हुआंग ने कहा। अब एक दिन सुबह सुबह गांव भर में सूचना दी जा रही है कि पार्टी के नेता गांव के दौरे पर आने वाले हैं। सभी को अच्छे से पेश आना है, कोई गलत बात नहीं करेगा। और शुमई जैसी खरीद कर लाई गई लड़कियों को गाड़ी में भरकर दूर जंगल में ले जाया गया ताकि उनमें से कोई अपना मुंह ना खोले। वो वहीं बैठकर नेता के जाने का इंतजार करने लगे। यहाँ शुमई हर रोज डाकिये से पूछती, क्या मेरे लिए कोई खत आया है? मगर हर बार जवाब ना में होता। ना जाने कितने खत वो भेज चुकी होगी। अब इधर गांव के स्कूल के एक मास्टर छुट्टी पर गए हुए हैं, तो हुआंग ने देगोई से शुमई को मदद के तौर पर कुछ दिनों के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजने को कहा, क्योंकि वो उन सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। देगोई मान जाता है। स्कूल पहुंचकर एक कमरे में हुआंग ने दरवाजा बंद कर दिया और शुमई को गले से लगा लिया। मैंने देगोई से झूठ कहा था, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था बात करने का। शुमई फिर बोली, मुझे यहाँ से निकालने में मदद करो। हुआंग ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर करूँगा, सही वक्त आने पर, तब तक इंतजार करो। अब हुआंग का प्राय रोज उनके घर आना जाना रहने लगा। मौका पाते ही वो शुमई के करीब जाने की कोशिश करता। और एक रात गांव में एक त्योहार के बीच दोनों अकेले एक साथ वक्त बिताने चुपके से निकल गए। शुमई ने फिर कहा,
चलो ना, भाग जाते हैं। हुआंग बोला, अभी कैसे जा सकते हैं, वो हमें पकड़ लेंगे और हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। पहले मैं थोड़े पैसे इकट्ठा कर लूं। वो बोली, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हुआंग बोला, करता हूं ना, तभी तो सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। उसी रात वो दोनों रंगे हाथों पकड़े गए। देगोई गुस्से में उसे पीटता हुआ बाहर ले गया। अब सब इकट्ठा बैठे हैं। हुआंग ने माफी मांगी। देगोई का पिता बोला, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम सरपंच के पास चलते हैं और वो तय करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है, या हमने जो धार तुमसे लिए थे वो भूल जाओ। और अगले दिन हुआंग को गांव छोड़कर जाना पड़ा। शुमई के यहाँ से निकलने की ये उम्मीद भी खत्म हो गई। अब वो एक झोला लेकर दुकान गई और कहा कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है। दुकानदार ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कितने पैसे चाहिए? शुमई समझ चुकी है कि यहाँ हर मर्द को एक औरत से सिर्फ एक ही चीज चाहिए। वो ये भी करने को तैयार है। पैसे देकर वो शुमई को अंदर कमरे में ले गया और वापस आकर उसी दिन वो एक बार फिर भाग निकली। अब की बार उसे रास्ता भी मालूम है और उसके पास पैसे भी है। जंगल नदी पार करते हुए वो पक्की सड़क तक पहुंची और एक गाड़ी से उसे शहर जाने के लिए लिफ्ट भी मिल गई। लगता है इस दफा वो यहाँ से निकल पाएगी। वहाँ देगू भी गांव के लड़कों के साथ उसे ढूंढने निकल चुका है। शहर पहुंचकर शुमई बस अड्डे गई। टिकट लेकर बस में भी बैठ गई। बस अभी चली ही थी कि उसे सड़क पे गाड़ियों को रोक रोक कर पूछता हुआ देगोई दिखा। उसने ड्राइवर से विनती की कि बस न रोके, मगर देगोई ने यह कहकर बस रुकवाई कि मेरी बीवी भाग गई है और वो दिमागी रूप से बीमार है। अब 4 लोगों ने शुमई का फिर से हाथ पांव बांधकर वापस गांव ले आए। सब कुछ देखकर भी बस के लोग चुपचाप है। इतनी दूर पहुंचकर भी वो उनके चंगुल से भाग न सकी। अब उसका एक ही सहारा है, वो चिट्ठी जो वो हर हफ्ते अपने बाबा को लिखती है। कभी तो वो उन्हें मिलेगा, कभी तो उनका जवाब आएगा। इस आस में उसके दिन कटने लगे। एक दिन देगू की माँ ने उससे पूछा, पिछले 2 महीनों से तुम्हारा मासिक नहीं हुआ है ना? कहीं तुम माँ तो नहीं बनने वाली? ये सुनकर उसके पांव से जमीन खिसक गई। वो इस चीज के लिए कभी तैयार नहीं हो सकती। उसे ये बच्चा नहीं चाहिए, कहकर वो अपने पेट पे जोर जोर से मुक्का मारने लगी। देगुई की माँ ऐसा ना करने के लिए उसके सामने हाथ पांव जोड़ने लगी। बेचारी शुमई पूरी तरह फंस चुकी है, खुद को मार भी नहीं सकती। क्या करे, यही सोचते हुए उसके दिन गुजरने लगे। एक दिन उसे वही बच्चा ली पीठ पर लकड़ियां लादे जाते हुए दिखा। उसने रोक कर पूछा, तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए। वो बोला, मेरे बाबा के पास इतने पैसे नहीं है। कुछ सोचकर शुमई ने कहा, आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। धीरे धीरे गांव के और भी गरीब बच्चे उसके पास पढ़ने आने लगे। यही सब करके वो अपना दिन गुजारती। ऐसे ही एक दिन गांव के तालाब से एक बच्ची की लाश मिली। लड़की थी, इसीलिए मार दी गई, क्योंकि यहाँ सभी को लड़का चाहिए, जिस वजह से गांव में लड़की की कमी होने लगी। और वहीं गांव वालों को अपने लड़कों के लिए बाहर से बीवी खरीद कर लानी पड़ती है। देखते देखते महीनों गुजर गए, मगर शुमई की चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। अब तो उसका 9वां महीना भी चढ़ चुका है। एक दिन कमरे में बैठे उसे पेट में तेज दर्द हुआ। देगोई की माँ गांव की दाइमा को बुला लाई। शुमई ने एक बेटे को जन्म दिया। देगोई का पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। अब उनके पास शुमई की डोर जो मिल गई है। देगोई की माँ हमेशा बच्चे को अपने पास रखती, जिससे कि शुमई भागने की कोशिश ना करे। एक दिन ली ने देगोई को शुमई की चिट्ठी के बदले डाकिये को अनाज की बोरी देते हुए देख लिया। उसने तुरंत भागकर शुमई को पूरी बात बता दी। अब शायद वो यहाँ से कभी निकल नहीं पाएगी। इतने में वो बच्चा बोला, आप चिंता मत करो, मैं आपकी चिट्ठी पोस्ट कर दूंगा। एक सुबह शुमई भेड़ बकरियों के लिए चारा काट रही है। देगोई उसे जोर जोर से आवाज देने लगा। उसके मुंह पे साबुन लगा है और पानी खत्म हो गया है। पहले तो वही बैठी शुमई ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर उठकर उसके सामने गई। उसके हाथ में घास काटने वाला हंसिया है और सामने मुंह में साबुन लगाए देगोई खड़ा। एक बार के लिए उसका मन किया कि यहीं से काट दूं। तभी उसका बच्चा रोने लगा और वो उसे चुप कराने चली गई। अब वो दिन आ ही गया जब शहर से एक पुलिस की गाड़ी शुमई को ढूंढते हुए आई है। ली की पोस्ट की गई चिट्ठी आखिरकार उसके बाबा को मिल ही गई, जिस पल का शुमई को कब से इंतजार था। वो अपने बेटे के हाथ में एक बच्चा देखकर दंग रह गए। आज वो ना हंस पा रही है और ना ही रो। उसके मुंह से बस निकला, आने में इतना वक्त क्यों लगा दिया पापा। अब पुलिस वाले जल्दी से उसे वहां से ले जाने लगे, पर देगुई की माँ ने पोते के लिए रोना धोना शुरू कर दिया। पुलिस ने शुमई से कहा, अभी यहाँ से निकलना सबसे पहले जरूरी है। बच्चा छोड़ दो, नहीं तो ये लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे।
मगर गाड़ी को गांव से निकलने से पहले ही घेर लिया गया। वो उन्हें किसी भी तरह शुमई को वहां से नहीं ले जाने देंगे। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, तुम किसी को खरीद कर यूं बीवी बनाकर जबरदस्ती नहीं रख सकते, ये कानूनी अपराध है। गांव के बाकी लोगों ने कहा, हमने भी अपनी बीवी खरीदी है तो हम सबको भर दो जेल में। हालत काबू से बाहर जाने लगे। भीड़ बढ़ती जा रही है। उस पे देगोई की माँ पुलिस के गाड़ी के सामने बैठ गई। बोली, मेरे लाश के ऊपर से गाड़ी ले जानी होगी। अब उन्हें पंचायत दफ्तर में आश्रय लेना पड़ा। सरपंच तो पहले से ही कुछ करने वालों में से नहीं था। उसने हाथ खड़े कर लिए, कहा, भीड़ गुस्से में है और ये जाहिल अनपढ़ लोग हैं, इन्हें नहीं समझाया जा सकता। तब पुलिस ने शुमई से कहा, अगर तुम वाकई यहाँ से निकलना चाहती हो तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए और यहाँ रहना होगा। बस 3 दिन की बात है, जब तक कि हम और पुलिस फोर्स की मदद लेकर नहीं आते, नहीं तो ये लोग हम में से किसी को भी यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। शुमई उनके पाँव में गिर गई। वो और एक भी सांस इस हवा में नहीं ले सकती। उसे ही पता है उसने तिल तिल मरकर यहाँ जिया है। यहाँ रहने से अच्छा मौत है उसके लिए। फिर बाबा बोले, मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगा, मैं तुम्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब पुलिस बाहर खड़ी भीड़ से झूठ बोलकर कि वो लोग किसी को यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे, सरपंच से बात हो गई है, सब ठीक है कहकर चले गए। जाते हुए भी लोगों ने पुलिस गाड़ी को लातों और घूसों से मारना बंद नहीं किया। अब अगले दिन ही गांव की सभी खरीद कर लाई गई लड़कियों को उनके पति कहीं ले जा रहे हैं। उन्हें सरपंच से मालूम चल गया है कि 3 दिनों में पुलिस दोबारा आएगी। वो लोग बस कुछ दिनों के लिए यहाँ से भाग जाना चाहते हैं, जब तक कि माहौल ठंडा न पड़ जाए। मगर शुमई नहीं जाना चाहती। देगोई उसे पीटने लगा। शुमई के बाबा ने अपनी बेटी के बीच बचाव करते हुए कहा, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, मत मारो उसे। गुस्से में देगोई शुमई के बाबा को ही बुरी तरह मारने लगा। पूरा गांव खड़े होकर तमाशा देख रहा है। शुमई ने देगोई को रोकने की बहुत कोशिश की, चिल्लाकर सबसे मदद मांगी, पर सब पुतले बने खड़े हैं। शुमई का सब्र जवाब दे चुका है। उसके मुंह से एक चीख निकली और उसी सामने पड़े घास काटने वाले हसिया से देगोई का सर धड़ से अलग कर दिया। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।